हेलो बच्चों, अखिल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के लिए, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल होते हैं, ओम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल, सर्किट डायग्राम से रिलेटेड न्यूमेरिकल, पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल, ये सब बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। इनको हम रटकर नहीं कर सकते हैं, तो इनको हम समझ कर करेंगे। तो जितने भी लेक्चर हम अपलोड करेंगे, आप धीरे धीरे हर लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अदर कंपटीशन का आप एग्ज़ाम दोगे एंट्रेंस के लिए, तब भी वहाँ ये लेक्चर काम में आएगा। तो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका हिस्ट्री जान लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है। चार्ज क्या होता है, पहले चार्ज के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन पढ़ेंगे ना तो उसमें चार्ज आएगा। तो आपको पूरा चार्ज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, चार्ज क्या होता है। तो एक साइंटिस्ट थे थेल्स, एक साइंटिस्ट थे थेल्स नाम था उनका। उन्होंने 600 BC, 600 BC का मतलब 600 साल पहले, बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले। तो जो अब से माना जाता है, मतलब अब से जो स्टार्ट है, वो 2600 साल पहले की बात है, लगभग 2600 साल पहले की बात है। तो 2600 साल पहले एक साइंटिस्ट थेल्स थे, उन्होंने चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया था कि चार्ज क्या होता है, उसका डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन बाद में हम लिखवाएंगे, पहले आप हिस्ट्री सुनते जाओ। तो हिस्ट्री को लिखना नहीं होता, हिस्ट्री को जानना होता है कि उसके बारे में, मतलब चार्ज होता क्या है, कहाँ से कॉन्सेप्ट आया। तो थेल्स ने क्या किया था, एक एम्बर पदार्थ लिया था, एम्बर, एक एम्बर पदार्थ लिया था। तो एम्बर को जब सिल्क से रगड़ा, इस एम्बर को जब उन्होंने सिल्क से रगड़ा था, सिल्क क्लॉथ था एक, तो सिल्क क्लॉथ से जब उन्होंने रगड़ा, सिल्क क्लॉथ से, तो उन्होंने ये देखा कि जब सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं ना, तो ये बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। जब एम्बर को कहीं से नहीं रगड़ा गया, एक एम्बर पदार्थ लिया गया बिफोर रब, बिना रगड़े, जब इसको कहीं से नहीं रगड़ा गया, तो जब इसके नीचे पेपर का पीस या डस्ट पार्टिकल लाए, पेपर का पीस लाए या डस्ट पार्टिकल लाए, तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। बिफोर रब, बिफोर रबिंग, बिना रब किए, मतलब रब करने से पहले की कहानी है ये। तो वो हल्के हल्के पेपर के पीस को, डस्ट पार्टिकल को खींच नहीं पा रहा था, धूल के कण को खींच नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे अंबर को सिल्क क्लॉथ से रगड़ा गया, सिल्क क्लॉथ से रब किया गया, इसके नीचे फिर पेपर का पीस लाए छोटा छोटा और डस्ट पार्टिकल लाए, तो ये इसको अट्रैक्ट करने लगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले इसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं थी अट्रैक्ट करने वाली, जब रब नहीं किया गया था। आफ्टर रब, जब रब किया गया, जब इसको सिल्क क्लॉथ से रगड़ा गया, तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी एक डेवलप हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी डेवलप हो गई, ये हल्की हल्की वस्तुओं को, हल्के हल्के वस्तुओं में जैसे पेपर का पीस आ गया छोटा छोटा, छोटे छोटे पेपर का पीस, डस्ट पार्टिकल, उसको ये खींचने लगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि पहले नहीं खींच पा रहा था, बाद में खींचना स्टार्ट कर दिया। तो जब इसको रब किया गया, तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई। पहले ये डिस्चार्ज था, उन्होंने बताया कि पहले ये डिस्चार्ज था और बाद में ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। जब इसको सिल्क क्लॉथ से रगड़ा गया, तो ये बॉडी चार्ज हो गया। और अगर कोई बॉडी चार्ज हो जाएगा, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी, वो हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ खींच सकता है। आए बात समझ में। तो पहले नहीं खींच पा रहा था, इसका मतलब पहले डिस्चार्ज था, बाद में ये चार्ज हो गया। तो चार्ज हो गया, तो इसके अंदर प्रॉपर्टी डेवलप हुआ, ये हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ क्या कर रहा था, खींच ले रहा था। ठीक है। तो इस एम्बर को ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन कहते थे, ग्रीक लैंग्वेज में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते थे। और जो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, उसको कहा गया इलेक्ट्रिसिटी। यहीं से इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आया था। जो हल्की हल्की वस्तुओं को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी थी, उसको कहा गया इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन से बना था इलेक्ट्रिसिटी। आया समझ में। तो उन्होंने ये बताया, ये कंक्लूजन पे पहुंचे, उनका रिजल्ट ये था कि जब कोई बॉडी डिस्चार्ज होगी, तो उसके अंदर
हल्की हल्की वस्तुओं को खींचने की प्रॉपर्टी नहीं होगी। लेकिन अगर किसी बॉडी को किसी तरीके से चार्ज कर दिया जाए, किसी सुटेबल मटेरियल से रब करके चार्ज कर दिया जाए, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी। और वो प्रॉपर्टी क्या होगी, वो हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच सकता है। और जो खींचने की प्रॉपर्टी थी उसी को कहा गया इलेक्ट्रिसिटी। है सुन में। तो ऐसे आप देखे होंगे बादल आपस में टकराते हैं, देखे होंगे आसमान में क्या होता है, स्काई में होता है, बादल आपस में टकराते हैं। ऐसे तो आपस में जब टकराते हैं तो वो चार्ज होते हैं, और चार्ज होते हैं तो वहाँ एक स्पार्क बनता है। आप देखोगे बिजली चमकती है, तो जब स्पार्क बनता तो वहाँ पर बादल आपस में टकराते हैं, रब करते हैं एक दूसरे को। जब एक दूसरे को रब करते हैं तो वहाँ पर स्पार्क बनता है, उसी स्पार्क कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आया समझ में, उस चीज़ को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ भी देखा जाता है, नेचर में भी देखने को मिलता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इन्होंने ये सब बताया था थेल्स ने 2600 साल पहले लगभग। तो ये पता चल गया कोई बॉडी चार्ज कैसे हुआ, रब करने से चार्ज हुआ। बाद में चार्ज के मेथड भी बताए गए। देखो आप मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हो, वो भी तो चार्जिंग करते हैं, बोलते हैं डिस्चार्ज है, तो डिस्चार्ज है तो उसको चार्ज किया जाता है, तो वो रब करने से चार्ज नहीं होता। एक तो मेथड होता है चार्जिंग का, फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन का मतलब अगर रब करके चार्ज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शन मेथड। जो मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है उस मेथड को बोलते हैं कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो मोबाइल की भी बैटरी डिस्चार्ज होती है, उसको चार्ज किया जाता, तो उसको रब करके नहीं चार्ज करते, उसको कंडक्शन से चार्ज करते हैं। आप देखे होंगे दो पत्थर को आपस में से रगड़ते हैं तो चिंगारी निकलती है, स्पार्क निकलता है। तो जो पत्थर को रगड़ते हैं तो पत्थर आपस में चार्ज होते हैं, और चार्ज होंगे तो स्पार्क निकलेगा, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आया समझ में। तो ये था इलेक्ट्रिसिटी। अब कोई बॉडी चार्ज ये हुआ कैसे, इन सब की कहानी बताएंगे कि कोई बॉडी चार्ज कैसे होता है। केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कोई बॉडी चार्ज कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्ज होता है। तो ये सब बताएंगे धीरे धीरे। यहाँ तक आया समझ बेटा। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब हिस्ट्री है, जो लिखवाना होगा मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट हुआ ग्लास रॉड के साथ। बाद में एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया गया, ग्लास रॉड के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ, प्लास्टिक के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ। तो जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ा गया, ग्लास रॉड था उसको सिल्क क्लॉथ से रगड़ा गया, तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ग्लास रॉड को किससे रगड़ा गया, सिल्क से, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, उस पर एक टाइप का चार्ज आया, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, इस ग्लास रॉड को धागे से बांधकर सिरले ऐसे लटका दिया गया स्वतंत्रता पूर्वक। जैसे ये ग्लास रॉड था तो इसको कहीं से रब किया गया ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे रब करके स्वतंत्रता पूर्वक धागे से बांध के लटका दिया गया। फिर एक ग्लास रॉड लाया गया, एक दूसरा ग्लास रॉड लाया गया, इसको सिल्क से रगड़ा गया। तो सिल्क से जब इसको रगड़े तब क्या हुआ, ये भी चार्ज हो गया होगा। अब ये भी चार्ज हुआ तो इसको भी धागे से बांध के लटका दिया गया। तो यहाँ पर दूसरे को भी क्या किए, दूसरे ग्लास रॉड को भी धागे से बांध कर लटकाया गया, और जैसे लटकाया गया तो यहाँ पर ये पाया गया कि ये दोनों ग्लास रॉड, इसको रब किया गया सिल्क से, इसको भी रब किया गया सिल्क। सिल्क का मतलब ऊनी कपड़ा। आप देखोगे स्वेटर उतारते हैं तो चट चट की आवाज़ आती है, जब ठंडियों में स्वेटर पहनते हैं उतारते हैं ना तो चट चट की आवाज़ आती है। तो वहाँ भी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता रहता है, वो भी चार्ज होता है। आई बात सुनो। और चार्ज होता तो वहाँ स्पार्क बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्लास रॉड लिया गया, उसको सिल्क से रगड़ा गया, ये भी चार्ज हो गया। पहले डिस्चार्ज था, बाद में चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया। अब इसको धागे से दोनों को अगल बगल ऐसे बांधकर पास में बांधकर टांग दिया गया, और जैसे टांगा गया देखा गया ये दोनों ग्लास रॉड ऐसे हो गए। आया सुन में, ये दोनों ग्लास रॉड कुछ इस तरीके से हो गए। और इस तरीके से होने का क्या मतलब था कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई, इससे क्या रिजल्ट आप निकालोगे, इससे रिजल्ट ये निकालेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो रिपेल कर रहे हैं तो उन्होंने ये बताया पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ग्लास रॉड पर जो चार्ज आया होगा, दूसरा ग्लास रॉड है उस पर भी वही चार्ज आएगा, तो ये एक दूसरे को क्या करने लगे, रिपेल करने लगे। आया सुन में। तो सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन, ये रिजल्ट मिला था। उसके बाद क्या किया गया, एक प्लास्टिक रॉड, प्लास्टिक का नायलॉन का रॉड बनाया गया ऐसे इस टाइप का, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा गया।
तो जब बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो उसमें देखा गया एक अलग टाइप का चार्ज आया, निगेटिव चार्ज, और उसको धागे से बांधकर फिर ऐसे लटकाया गया फिरली। उसके बाद फिर एक दूसरा नायलॉन का राड लाए, प्लास्टिक का राड लाए, उसको भी बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, उसको भी ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक फिरली ऐसे सस्पेंड कर दिए, लटका दिए, उस पर भी क्या आया, माइनस चार्ज। इसको भी रब किया गया, रगड़ा गया बिल्ली की खाल से, इसको भी रब किया गया बिल्ली की खाल से। तो देखा गया जब इसको धागे से, जैसे ये नायलॉन का राड, ये नायलॉन का राड, इसको भी रब करके बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल से इसको भी रब करके लाया गया, तो ये भी एक दूसरे को ऐसे कर रहे थे। इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे रिजल्ट निकला कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये भी तो रिपेल कर रहे हैं, तो इससे रिजल्ट निकला कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो दोनों से रिजल्ट क्या निकला, लाइक चार्जेस, लाइक का मतलब सेम चार्जेस, सेम टाइप के चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ईच अदर। आया समझ, इससे ये रिजल्ट मिला था। अब कोई बॉडी चार्ज कैसे होती है ये सब बताएंगे धीरे धीरे, आप लेक्चर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब कुछ बताएंगे। तो लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। उसके बाद क्या किया गया, एक ग्लास राड लिया गया, उसको रगड़ा गया किससे, सिल्क क्लॉथ से। तो जब सिल्क क्लॉथ से रगड़े तो इस पर एक टाइप का चार्ज आया, उसको धागे से बांध के यहाँ लटका दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, एक प्लास्टिक राड लिया गया, और प्लास्टिक राड जब लिया गया तो उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, तो उस पर किस टाइप का चार्ज आएगा, माइनस। ठीक है, ये माइनस आया। अब इसको जब बांधकर लटकाया गया, एक प्लास्टिक लिया गया, एक गिलास लिया गया, तो देखा गया कि ये ऐसे होने लगे। ऐसे होने का मतलब क्या था कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, पास में आना चाहते हैं। तो इसका ये ऐसे कुछ हुआ, ऐसे कुछ हुआ। इससे ये कंक्लूजन निकला कि माइनस और प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो माइनस प्लस का मतलब अनलाइक चार्जेस, अनलाइक का मतलब अपोजिट टाइप के चार्ज, सेम टाइप नहीं, अपोजिट। तो अनलाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर। ठीक है, आया समझ में, रिपेल टू ईच अदर। तो इससे सबसे ये रिजल्ट मिला था। आई बात समझ में। तो कोई बॉडी चार्ज कैसे होती है ये आगे इसके बाद बताएंगे। तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट से समझा रहा हूँ कि कोई बॉडी चार्ज कैसे होती है, बता रहा हूँ कि कोई बॉडी चार्ज कैसे होता है और हल्की हल्की वस्तुओं को खींच कैसे पाता है। तो देखना यहाँ पर ऐसे पेपर के छोटे छोटे पीस पड़े हुए हैं, दिख रहा होगा आपको। तो ये अभी डिस्चार्ज है, तो डिस्चार्ज होगा तो किसी को नहीं खींच पाएगा, दिख रहा होगा, देखना। लेकिन जब इसको चार्ज किया जाता तो चार्ज कैसे करेंगे, हम इसको अपने बालों के साथ रब कर रहे हैं, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी देखना, ये सब ये खींचना स्टार्ट कर देगा, और ज़्यादा ये खींचेगा। लेकिन ये जो हेयर है वो सूखा रहना चाहिए, इसमें ऑयल लगा हुआ, तेल लगा हुआ, इसलिए ये उतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। जब ये ड्राई हेयर होगा, सूखा बाल होगा, तब ये ज़्यादा चार्ज होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी हल्की हल्की वस्तुओं को खींच सकता है। एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, दिख रहा होगा। तो ऐसे कोई बॉडी चार्ज होता है। आई बात समझ में। तो आगे इसको बढ़ाते हैं लेक्चर को। तो ये आप अपने घर पे भी कर सकते हो। थोड़ा हेयर जो होना चाहिए वो सूखा होना चाहिए, तो देखना आप ये अट्रैक्ट करेगा इसको। हल्की हल्की वस्तुओं को, धूल का डस्ट पार्टिकल रख देंगे तब भी अट्रैक्ट करेगा। तो समझाने जा रहे हैं कि बॉडी चार्ज कैसे होता है। जैसे एक सोडियम है, यहाँ पर न्यूमेरिकल में भी काम आएगा बेटा, सोडियम है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आपने पढ़ा होगा 11 होता है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, 11। किसी एटम का, किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। भाई जितना उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाया गया ना, उसी को उसका एटॉमिक नंबर रख दिया गया। जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन पाए गए, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 रख दिया गया। एल्युमिनियम के न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन पाए गए, तो उसका एटॉमिक नंबर 13 रख दिया गया। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसमें 11 प्रोटॉन होंगे। तो ये प्रोटॉन रहते कहाँ, ये भी पता होगा आपको, न्यूक्लियस में रहते हैं। तो न्यूक्लियस में यहाँ हम बना दे रहे हैं प्रोटॉन। अब 11 नहीं बना रहे, ऐसे गिन के ऐसे काउंट करके नहीं बना रहे, ये 11 प्रोटॉन है, इसके अंदर 11 प्रोटॉन है।
ठीक है। तो एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो बताया गया, एक प्रोटॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये प्रोटॉन पर चार्ज है। ठीक है। इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, डिस्चार्ज होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो हम चार्ज की बात करने जा रहे हैं ना, तो न्यूट्रॉन लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो न्यूट्रॉन के बारे में लिखेंगे नहीं यहाँ। ठीक है। वैसे 12 इसका एटॉमिक वेट 23 होता है, तो 23 में से 11 घटाएंगे, इसके अंदर 12 प्रोटॉन होते हैं, 12 न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन लिखो चाहे ना लिखो कोई इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद इस अब देखना, एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 एक प्रोटॉन पर। तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 11। न्यूक्लियस बनाया हूँ अभी सोडियम का न्यूक्लियस बनाए हैं, पूरा सोडियम का एटम नहीं बनाए हैं। तो पूरे न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा? एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज, तो 11 पे कितना होगा? 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। एक प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻19, तो 11 पे हो जाएगा 11 इंटू इतना। न्यूट्रॉन होता 12, तो एक न्यूट्रॉन पर 0, दूसरे पर 0, तीसरे पर 0, तो सभी 12 पर कितना होगा? 0, इसलिए उसको लिखना ही नहीं है। तो पूरे न्यूक्लियस पे कितना चार्ज आएगा? एक प्रोटॉन पे इतना, और प्लस में होगा, प्लस में होता प्रोटॉन पर चार्ज, तो एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज, तो 11 पे इतना हो जाएगा, तो इतना चार्ज आएगा पूरे न्यूक्लियस पे। इसीलिए बोलते हैं न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। आप पढ़े होगे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आया था, तो उसमें कंक्लूजन निकला था कि जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन न्यूक्लियस तो पॉजिटिव होता है, लेकिन पूरा एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ये आपको पता होगा, पीरियाडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट बनाए गए हैं, सब के सब जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं, सबके सब न्यूट्रल हैं। आए समझ में? पीरियाडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं, सबके सब न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल का मतलब इस पर नेट चार्ज 0। चार्ज को SMQ से लिखते हैं, जैसे फोर्स का सिंबल F होता है, मास का सिंबल M होता है, तो चार्ज का सिंबल Q होता है, तो नेट चार्ज 0 होता है। एटम का डिफिनीशन बताया गया, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितने भी एटम हैं सबके सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, कोई चार्ज नहीं होता उन पर। तो ये मान लो सोडियम का न्यूक्लियस है, लेकिन पूरे एटम पर नेट चार्ज 0 होना चाहिए। तो नेट चार्ज 0 कैसे होगा? देखना, यहाँ पर प्लस में दिया है, हमें 0 करना है इसको। तो अगर +5 को 0 करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर +5 को हम 0 बनाना चाहते तो हमें क्या करना पड़ेगा? -5 ऐड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई मत कर देना 0 का। अगर +5 को हम 0 बनाना चाहते हैं तो इसमें -5 जोड़ दो, तो -5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब जितना प्लस है उतना माइनस वाला ले आएंगे तो नेट हो जाएगा 0। तो ऐसे यहाँ पे भी न्यूक्लियस पे जितना प्लस है इतना माइनस वाला भी ले आए तो नेट चार्ज सोडियम पर हो जाएगा 0। तो कैसे लाएंगे? इलेक्ट्रॉन पर जो होता है चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम विथ माइनस साइन। जितना प्रोटॉन पर चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, लेकिन एक पर प्लस होगा, एक पर माइनस होगा। आए समझ में? तो हमें देखो, एक प्रोटॉन पे न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज, तो 11 पे होगा इतना। एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻19, इसको हम 0 बनाना चाहते हैं, क्योंकि देखो न्यूक्लियस तो पॉजिटिव है, लेकिन पूरा का पूरा एटम जो है वो कैसा है? पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल है। तो हमें यहाँ उतना इलेक्ट्रॉन भी लाना पड़ेगा और नेट चार्ज हो जाएगा 0। ये बात समझ में आया? तो इसीलिए जितना प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता, अगर कोई एटम है, आयन नहीं एटम, अगर कोई एटम है, कोई एलिमेंट है, तो जितना प्रोटॉन होता है उसके बाहर उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। आए बात समझ में? तो यहाँ से इसको जब बनाएंगे तो इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भरने का तरीका भी पता होगा, 2 8 1 करके भरते ना ऐसे। तो इस यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भरेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, ये तरीका भरने का 2 8 1। समझ में आया बात? यहाँ 2, यहाँ 8, यहाँ 1। अब देखो एक ऑक्टेट का रूल आया, केमिस्ट्री में ऑक्टेट का रूल होता है। ऑक्टेट का रूल क्या था कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम तब स्टेबल होता है जब उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ये आप 9th में केमिस्ट्री में पढ़े होगे कि कोई भी एटम या एलिमेंट तब स्टेबल होता है जब उसके आउटर सेल में, बाहरी सेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सोडियम के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 नहीं है, तो अनस्टेबल है। और अगर ये अनस्टेबल होगा तो ये स्टेबल होने के लिए रिएक्शन करेगा।
तो इसके पास दो ऑप्शन हैं। दो ऑप्शन क्या है, या तो यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाए, तब 7 और 1 8 हो जाएगा, या तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए। अब इलेक्ट्रॉन को देंगे तब भी एनर्जी लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब भी एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो ये काम हम कर नहीं सकते। आए बात समझ में? तो ये नहीं कर सकते, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो सोडियम से जब इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकालना होगा तो इलेक्ट्रॉन किसी को देना पड़ेगा ना, भाई इलेक्ट्रॉन सोडियम है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो ऐसा थोड़ी कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन एयर में चलेगा, एयर में नहीं चल पाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर एयर में इलेक्ट्रॉन चलने लगे तो एयर में करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट बनता है, तो एयर में इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा। अगर ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहीं ना कहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा, तो हम एक क्लोरीन ले आते हैं, यहीं पर एक क्लोरीन ले आते हैं। ये सोडियम है, इसके अंदर 11 प्रोटॉन, में डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ 11 प्रोटॉन, और बाहर 2 8 और 1, ये ऐसे बनेगा 2 8 1। इसके पास लाते हैं क्लोरीन। क्लोरीन के पास कितना प्रोटॉन होता है, 17, और 17 को भरने का तरीका क्या है, 2 8, और बाहर भी भाई देखो क्लोरीन के अंदर प्रोटॉन 17 है, तो इसके बाहर इलेक्ट्रॉन भी तो 17 होंगे, तो कितना होगा 2 8 और 7। आए सुन में? अब इस पर चार्ज देख लेते हैं, चार्ज कितना होगा, एक प्रोटॉन पे चार्ज होगा 1.6 10 - 19, तो 17 पर कितना होगा, 17 इंटू इतना प्लस में होगा, क्योंकि प्रोटॉन का हम चार्ज लिख रहे हैं, ये न्यूक्लियस का चार्ज लिख दिए। बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 17, ये भी हैं, -17 इंटू 1.6 10 - 19, दोनों डिस्चार्ज, क्लोरीन भी डिस्चार्ज, सोडियम भी डिस्चार्ज। आए इतना समझो। अब यहाँ से देखना, ये भी अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, ये 1 इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि कहीं से मिल जाए तब स्टेबल हो जाएगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना निकालना चाहेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इधर, और जब इधर जाएगा तो यहाँ से ये हट जाएगा, और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8। ये भी स्टेबल हो गया क्लोरीन, समझ में आया, क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका, तो अब आउटर सेल ये हो गया, ये आउटर सेल नहीं है, अब आउटर सेल ये हो गया, तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8, तो ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, दोनों स्टेबल हो गए। कोई रिएक्शन देखो कभी भी होगा ना, एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहिए, नहीं कि एक एलिमेंट स्टेबल है कि अनस्टेबल है और कंपाउंड बन जाएगा। कंपाउंड ऐसे नहीं बनता, जब भी कंपाउंड बनेगा उसका एक एलिमेंट स्टेबल होगा। मतलब क्या, जैसे H2SO4 बनाए तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, तो 4 के चारों ऑक्सीजन स्टेबल हैं, सल्फर भी स्टेबल है, दोनों हाइड्रोजन भी स्टेबल है। ऐसा नहीं होगा कि 2 ऑक्सीजन स्टेबल हैं, 2 अनस्टेबल हैं, कंपाउंड बन गया। जब भी कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड का एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहिए। आई बात समझ में? तो यहाँ से अब देखना, यहाँ पर ये हो गया, अब ये चार्ज हो गया कि नहीं, ये चेक करते हैं कि कैसे चार्ज हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन इसका ट्रांसफ़र करके इधर चला गया। देखो प्रोटॉन अंदर से नहीं निकलता, प्रोटॉन भारी होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के 1837 गुना भारी होता है लगभग, तो प्रोटॉन अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। कभी भी कोई बॉडी चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बंधा पड़ा रहता है, बाइंडिंग एनर्जी की वजह से वो न्यूक्लियस के अंदर बंधा पड़ा रहता है, वो बाहर नहीं निकल पाएगा, निकलेगा हमेशा इलेक्ट्रॉन ही। प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ से अब चेक करेंगे चार्ज कितना आया, तो यहीं पे कैलकुलेशन देख रहे हैं। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, तो ये तो यहाँ देखना 11 प्लस वाला तो 11, ये सही है। इलेक्ट्रॉन कितने बचे अब, 2 और 8। जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2 और 8, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बचा 10। माइनस वाला 10 ही तो बचा है, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस वाला, कितना बचा 10। तो अब बताना आंसर कितना होगा, 1 नहीं आएगा बेटा, 1 नहीं आएगा, ये मत सोचना 1 आ जाएगा। इसको 11 लिखे, इसको x मान लो, तो 11x, इसको x मान लो, तो 11x और इसको भी x मान लो, तो 11x में से 10x को घटाएंगे कितना आएगा, 1x। 11x में से 10x को हटाएंगे कितना आएगा, 1x। 1 इंटू 1.6 10 - 19, ये आंसर आएगा। अब इतना चार्ज आ गया, अच्छा प्लस वाला ज़्यादा है माइनस वाला कम है, तो पॉजिटिव आएगा।
इतना चार्ज सोडियम पे आएगा, तो सोडियम को लिखते हैं Na+। Na+ का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन की कमी, डिफिशियंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। Na+ का मतलब ये नहीं कि इस पे चार्ज 1 कूलाम है, चार्ज 1 नहीं है। Na+ का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, डिफिशियंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर पूछा जाए चार्ज कितना है तो देखना चार्ज 11 प्रोटॉन था, प्रोटॉन कभी कम ज़्यादा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ही कम ज़्यादा होगा। या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम हो जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हो गया। तो देखना यहाँ पर 11 प्रोटॉन है तो प्लस वाला 11 है, माइनस वाला 10 बचा। भाई प्लस वाला ज़्यादा माइनस वाला कम, तो आंसर क्या आएगा, प्लस की माइनस। प्लस वाला ज़्यादा माइनस वाला कम, तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो इतना चार्ज आएगा किस पर, सोडियम पर। भाई माइनस वाला 10 बचा तो 10, तो इसको सॉल्व करेंगे इतना चार्ज आएगा। तो अगर Na+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होगी, ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन को अगर लूज़ करेगा तो कितना चार्ज आएगा, 1.6 × 10⁻⁹ समझ में आया। इतना चार्ज आएगा। अगर कोई पूछे सोडियम Na+ पर चार्ज कितना है तो इतना कूलाम चार्ज है। अभी इस पर कितना चार्ज आएगा तो देखना, प्रोटॉन प्लस वाला तो वही है, प्लस वाला 17 × 1.6 × 10⁻⁹ है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ से इसको 17 से 18 करना पड़ेगा, माइनस वाले को। इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो अब कितना चार्ज आएगा, अब देखना ये है 17, इसको x मान लो आप, तो 17x प्लस में है, माइनस 18x माइनस में है, तो आंसर आएगा माइनस। माइनस वाला ज़्यादा प्लस वाला कम है तो आंसर आएगा माइनस। तो 1x बचेगा ना, तो 1 × 1.6 × 10⁻⁹ इसका आंसर होगा। तो क्लोरीन पे, सोडियम पे आएगा Na+, क्लोरीन Cl-। ये एक इलेक्ट्रॉन Cl- का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर ज़्यादा हो गया है। Cl- का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर ज़्यादा हो गया। तो कितना चार्ज आएगा इस पर, इस बार चार्ज आएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर कोई लूज़ करेगा, खोएगा एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर चार्ज आएगा इतना। आया में उस पर चार्ज की जो क्वांटिटी होगी इतना आएगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब चार्ज आएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। आया बात समझ में इतना। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन मान लो निकाल दिए, जैसे सोडियम है, सॉरी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 12 प्रोटॉन, 2 8, और यहाँ क्या रहेगा 2, भाई यहाँ 2 8 2। तो फिर से इसको समझा दे रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन कोई अगर लूज़ करेगा तो उस पर चार्ज आएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। समझ में आया। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो उस पर चार्ज आएगा -1.6 × 10⁻⁹। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा आपका। यहाँ से आप समझ लिए हो ना, न्यूमेरिकल में काम आएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे। तो जैसे मैग्नीशियम का बता रहा हूँ, एक और एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूँ, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा प्रोसेस क्या है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 8 और 2। अब ये तो समझ में आ गया होगा, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज आएगा, 1.6 × 10⁻⁹। तो 12 पे कितना आएगा, 12 × इतना प्लस में आएगा। इलेक्ट्रॉन वाले का क्या होगा, 12 इलेक्ट्रॉन भी, 12 इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो -12 × 1.6 × 10⁻⁹। ये इलेक्ट्रॉन वाले का चार्ज है। नेट चार्ज कितना है, 0। अभी ये न्यूट्रल है, अभी ये न्यूट्रल, लेकिन स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल, इसलिए नहीं है क्योंकि इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और इसको करना कितना है, 8। तो ये अनस्टेबल है। अब इसको स्टेबल बनाने के लिए ना हमें इससे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके, अब इलेक्ट्रॉन जब इससे निकालेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो कोई एक्सेप्ट करने वाला भी चाहिए। तो हम यहाँ लाते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन 17 यहाँ पर, इसका एटॉमिक नंबर 17, तो यहाँ पर ऐसे आया। यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ 8, यहाँ 7। अब देखना, ये स्टेबल होने के लिए ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तब स्टेबल होगा। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये 7 से 8 करना चाहेगा, 9 नहीं करना चाहेगा। भाई 7 से 8 एक इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट कर सकता, 7 से ये भी तो स्टेबल होना चाहेगा। तो ये 7 से 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, दोनों ले लेगा तो 9 हो जाएगा।
तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, अब इसके पास बचा एक इलेक्ट्रॉन। है समझ में? अब हमें क्या करना है, तो MgCl कभी नहीं बनता, मतलब क्या है, एक Mg और एक Cl ये स्टेबल नहीं हो सकता। रीज़न क्या है, ये तो स्टेबल हो चुका, लेकिन अभी Mg स्टेबल कहाँ है, इसका एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है अभी, तो एक Cl और लाना पड़ेगा कि ये इसको डोनेट कर सके। तो यहाँ पर 17 प्रोटॉन वाला क्लोरीन लाए, तो यहाँ 2, 8 और 7, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर चला जाएगा, दोनों में से एक ये लेकर स्टेबल हो जाएगा और दोनों में से एक ये लेकर स्टेबल हो जाएगा, तो इसके पास भी 8 हो जाएगा, इसके पास भी 8 हो जाएगा और इसके पास भी 8 हो जाएगा। आउटर मोस्ट अब ये बना, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, इसीलिए MgCl2 बनता है, कभी MgCl नहीं बन सकता। जब भी कोई कंपाउंड बनेगा एक एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहिए। तो अब अगर चेक किया जाए, ऐसे एल्युमिनियम लाएंगे तो उसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 क्लोरीन लाना पड़ेगा। तो अब चेक किया जाए इसका चार्ज, तो देखना प्लस वाला तो वही है, प्लस वाला बदलेगा ही नहीं, क्योंकि प्रोटॉन बाहर निकलता ही नहीं है। बदलेगा क्या, माइनस वाला, तो यहाँ देखना 10 कर दिए, क्योंकि अब इसके पास माइनस वाले 10 बचे। इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 2 और 8 10, तो 10 बचे। अब आंसर कितना आएगा, ये 12, इसको x मान लो, तो 12x में से 10x जाएगा, कितना होगा 2 × 2x, तो 2 × 1.6 × 10⁻⁹ इतना चार्ज आएगा इस पर। तो Mg+2, अब देखना Mg जो कन्वर्ट होता है, ये केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे Mg+2 में। Mg+2 का मतलब क्या होता है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी या 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है। अगर कोई चार्ज पूछे इस पर, तो चार्ज होगा 2 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, इतना चार्ज होगा। आया सुन में? तो अगर कोई बॉडी है मान लो, तो उस पर ये सब अब थोड़ा बहुत प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मान लो एक बॉडी है, उसमें 100 इलेक्ट्रॉन है और 100 प्रोटॉन है, तो ये डिस्चार्ज होगा भाई। जिसमें डिस्चार्ज का मतलब यही होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होते, तभी कोई बॉडी डिस्चार्ज होता है। जिस बॉडी में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर हो गई, वो बॉडी न्यूट्रली डिस्चार्ज होता है। सोडियम देखे थे, सोडियम में 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो सोडियम क्या था, डिस्चार्ज था। जब उससे इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो वो चार्ज हुआ। इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तब भी चार्ज होगा, और क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन आकर ऐड होता है तब भी चार्ज होता है। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, दोनों कंडीशन में ये चार्ज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा आकर तब निगेटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लेगा, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों ही चार्ज हो जाएंगे। आया बात समझ में? तो अगर मान लो एक बॉडी, इस पर 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 प्रोटॉन है, और बोला गया इससे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला गया इस बॉडी से, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर इस बॉडी से निकाला गया है, तो इस पर कितना चार्ज आएगा, तो चार्ज जो होगा वो होगा 3 × 1.1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1.6 × 10⁻⁹, 3 निकालेंगे तो 3 × इतना। आया समझ? एक बॉडी है, इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 प्रोटॉन है, कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया गया है, 5 इलेक्ट्रॉन क्या किया गया, ऐड किया गया है। तो अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, माइनस में आंसर आएगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देखना इलेक्ट्रॉन इसमें 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 97। तो प्लस वाला ज़्यादा है, माइनस वाला कम है, तो आंसर प्लस में आएगा। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105। तो माइनस वाला ज़्यादा, प्लस वाला कम, तो आंसर माइनस में आएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो चार्ज आएगा इतना, और 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो चार्ज आएगा इतना। आई बात समझ में? इतना चार्ज आएगा। आई बात समझ में? तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इतना चार्ज आएगा। तो ऐसे आप समझ गए होंगे, 100 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 100 × इतना 1.6 × 10⁻⁹। ये ऐसे प्रोसेस बनेगा, उसको आप तैयार करेंगे, न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है। तो जब एम्बर को रगड़ा गया था, तो यही ये सब कहानी इसलिए बता रहे थे, जब एम्बर को सिल्क से रगड़ा गया, एम्बर को किससे रगड़ा गया, सिल्क से, तो क्या हुआ होगा, सिल्क से या तो इलेक्ट्रॉन इधर गया होगा। देखो, स्टार्टिंग में कोई भी पदार्थ होता वो डिस्चार्ज होता है। ऐसा कोई पदार्थ नेचर ने नहीं बनाया जो पहले से चार्ज हो। रीज़न क्या है, आप पीरियाडिक टेबल में पढ़े होंगे, जो भी मतलब पीरियाडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं सबके सब डिस्चार्ज होते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब में बराबर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब में बराबर, तो सबके सब क्या होते हैं, डिस्चार्ज। और जितने भी पदार्थ बने हैं यूनिवर्स में, जितने भी पदार्थ बने हैं सब इन्हीं एटम से मिलकर बने हैं। जो पीरियाडिक टेबल में जितने एलिमेंट दिए गए हैं, जितने की खोज हो चुकी है,
उन्हीं से सब पदार्थ मिलकर बने हैं। मान लो कोई पदार्थ है, ये पदार्थ है, ये एटम से मिलकर बना है, ऐसे कई एटम से मिलकर बना है। तो ये एटम आपका डिस्चार्ज, भाई एटम डिस्चार्ज होता है, ये वाला भी डिस्चार्ज, ये वाला भी डिस्चार्ज, तो पूरा का पूरा पदार्थ क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। तो कोई भी पदार्थ पहले से चार्ज होता ही नहीं है, पदार्थ को चार्ज किया जाता है इलेक्ट्रॉन या तो उससे निकाल कर या तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करके। आई बात समझ में? तो पहले एम्बर डिस्चार्ज था, सिल्क क्लॉथ भी डिस्चार्ज था, तो हुआ क्या होगा? या तो इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आया होगा या तो इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आया होगा। अगर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तब भी चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब भी चार्ज होगा। इसलिए ये चार्ज हो गया था, और चार्ज हुआ था तो हल्की हल्की वस्तुओं को खींच पा रहा था। ये आई बात समझ में? ऐसे ग्लास रॉड का था, ग्लास रॉड है तो ग्लास रॉड को जब हम रब किए सिल्क क्लॉथ से, तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, और इलेक्ट्रॉन निकला तो ग्लास पे क्या चार्ज आया होगा? पॉजिटिव। किसी पदार्थ से जैसे सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला तो सोडियम पे प्लस, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे आया तो क्लोरीन पे माइनस। तो अगर किसी बॉडी से, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आकर ऐड हो रहा है तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। आया बात समझ में इतना? तो इसलिए ये सब चार्ज की कहानी बताया आपको कि पता चल जाए कि कोई चीज़ बॉडी चार्ज कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, दोनों कंडीशन में चार्ज होगा। तो अब चार्ज का डिफिनीशन क्या है ये सुन लो, ठीक है? चार्ज का क्या डिफिनीशन है? तो मेन आपका है चार्ज का डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए। बाकी जो कहानी सुना रहे थे, हिस्ट्री, ये सब समझाने के लिए था कि आप ये जान जाओ। जैसे मान लो कोई पदार्थ, क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जाता है, कोई पदार्थ है, इसमें मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन, 100 प्रोटॉन, या बोल दे एक बॉडी से 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। क्वेश्चन, ए बॉडी लूजेज 100 इलेक्ट्रॉन, find the amount of charge, find the amount of charge, इस टाइप का क्वेश्चन। ए बॉडी लूजेस 100 इलेक्ट्रॉन, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ चार्ज एंड नेचर, ठीक है? उसका नेचर कैसा होगा? तो मान लो कोई बॉडी है, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, नहीं पता, लेकिन पहले से डिस्चार्ज ही होगा। कोई भी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है नहीं दिया है ना, लेकिन वो डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज का मतलब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अब इससे 100 इलेक्ट्रॉन निकला, तो आपको बताएं हैं अभी, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इतना चार्ज आएगा, और 100 इलेक्ट्रॉन अगर निकला होगा तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, और क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव कि निगेटिव? भाई अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लूज करेगा, तो प्लस वाला ज़्यादा होगा, माइनस वाला कम हो जाएगा, तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन, कोई बॉडी सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला था, पॉजिटिव चार्ज, तो इस नेचर का मतलब यही बताना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 100, 1.6, 10 टू पावर, ये इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर 2, और 10 टू पावर 2 करेंगे तो 10 टू पावर -17 हो जाएगा। ये इसका आंसर है कूलाम। इतना चार्ज आएगा बॉडी पे जो चार्ज आएगा, इतना चार्ज आएगा। समझ में आया कुछ? तो न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। ये बॉडी लूजेज इतना इलेक्ट्रॉन का नंबर दिया होगा, उस पर नेचर और उस पर अमाउंट ऑफ चार्ज बताना होगा, तो न्यूमेरिकल करवाएंगे आपको आगे, ठीक है? तो चार्ज का क्या डिफिनीशन है ये अब जा रहे हैं बताने आपको, और यहीं से लिखना होगा आपको। चार्ज, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज फिजिकल प्रॉपर्टी of matter which create electric field which can create electric field as well as magnetic field। अब इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट करेगा मैग्नेटिक। जब आप क्लास 12th में जाओगे तो वहाँ बताया जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी बताएंगे आपको
इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ते जाएंगे, जब पोटेंशियल का हेडिंग पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वहाँ बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। ठीक है। इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लो कोई बॉडी चार्ज है, जैसे सोडियम चार्ज है, ये कैसे चार्ज है, Na+ है। Na+ पे कितना चार्ज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकला है, इस पे चार्ज होगा 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये बॉडी चार्ज है। अब ये चार्ज है ना, तो अपने चारों तरफ क्या बना सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकता है। समझा? ये अगर चार्ज है तो आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनता है, मैग्नेटिक फील्ड कब बनता है। ठीक है। तो अगर कोई बॉडी चार्ज होगा तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये सुनना। क्वेश्चन ये होता कि अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा, किस में, रेस्ट में, अगर कोई चार्ज है Q, मान लो उस पर क्वांटिटी जैसे Na+ है, तो Na+ पे क्वांटिटी है Q। अब Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 है। अगर Mg+2 लिखे हैं तब कितनी वैल्यू होगी, तब उस पर कितना चार्ज होगा, 2 × इतना, तब इस पर चार्ज इतना होगा। तो मान लो ये एक चार्ज है, ये Q अगर रेस्ट में होगा, अगर कोई चार्ज रुका होगा, जैसे Na+ बनाए, Na+ रुका है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगा, कोई चार्ज रेस्ट में होगा, तो बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेटा याद रखना बढ़िया से। अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल वाला जब हेडिंग पढ़ाएंगे आपको, तब वहाँ बताएंगे पोटेंशियल के टॉपिक में। उसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड समझाना पड़ेगा। तो कोई चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो वो बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म मोशन करे, भाई चार्ज चल भी सकता है, जैसे तार में इलेक्ट्रॉन भागते हैं, आपको पता होगा इतना कि इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से करंट बनता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर दौड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ चार्ज लेकर जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19। तो इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो उस पर चार्ज आएगा, तो वो चार्ज समझो दौड़ रहा है। जैसे किसी वायर में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दौड़ने का मतलब चार्ज दौड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, तो चार्ज दौड़ रहा है। तो चार्ज अगर मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, इसका मतलब स्पीड ना बदले, v कांस्टेंट हो, स्पीड ना बदले, तब वो बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। ये याद रखना। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों रेस्ट में है, तो ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो, स्पीड ना बदले, उसका कांस्टेंट स्पीड से चले, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। आया समझ में? लेकिन अगर चार्ज एसिलरेटेड मोशन करे, एसिलरेटेड का मतलब उसका स्पीड लगातार बदल रहा हो, या तो घट रहा हो या तो बढ़ रहा हो, या तो घट रहा बढ़ रहा, घट रहा बढ़ रहा, दोनों मतलब उसका स्पीड बदले, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसमें एसिलरेशन हो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। यहाँ देखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये भी रुका रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। यहाँ भी ये भी स्टेशनरी रहेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो रुका रहेगा। देखो अगर 3 पॉइंट है, अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो रुका रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वो भी स्टेशनरी रहेगा। लेकिन अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, मतलब मूव करने लगेंगे। अगर चार्ज मोशन कर रहा है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड लगातार चेंज कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो साथ साथ चलने लगेगा, तो उससे बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो सन से अर्थ तक आता है। जो सन की लाइट अर्थ पर आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सन से चलकर अर्थ तक आते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और ये मूव करेगा साथ में, तो इससे बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये याद रखना, ये रखना आप कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये सब याद रखने जरूरी नहीं, स्टेशनरी ये सब।
अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में चलना स्टार्ट करेंगे और ये वेव फॉर्म में चलेंगे। आया बात समझ में? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ये चार्ज जो है काफ़ी मतलब थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसमें भी टाइप्स ऑफ चार्ज आपको बताना है और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बताना है, तब जाके चार्ज ख़त्म होगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट होगा। तो चार्ज का हमने 2 पार्ट बना के रखा है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज, सेकंड पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कंडक्टर एंड इंसुलेटर मटेरियल क्या होता है, तो ये सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।